हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की जो हमारी क्लास है वो हिस्ट्री सीरीज की 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं जिसमें हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे फर्दर। तो ये हमारा 153 क्वेश्चन है। इससे पहले के क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है आपके पास पुष्यमित्र शुंग, पुष्यभूति, अग्निमित्र या वसुमित्र। तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो गाइज, यहाँ जो आपका ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? शुंग वंश का संस्थापक आपके पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय प्राप्त होता है। यानी भूमिदान का जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है वो किस राजवंश के समय का है, किस राजवंश के लोग भूमिदान करते थे और उल्लेख मिला है उनका। ऑप्शन आपके पास शुंग, कर्ण, सातवाहन या गुप्त। तो आपको इसमें से राइट ऑप्शन बताना है कमेंट करके कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है वो सातवाहन राजवंश का है। सातवाहन राजवंश के जो लोग थे वो भूमिदान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सीसे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे। यानी शुंग वंश के शासकों ने सीसे के सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे, या सातवाहन, कुषाण या गुप्त। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है कमेंट करके बताइए। तो गाइस, इसमें से जो बी ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। जो सातवाहन राजवंश के शासक थे वो सीसे के सिक्के चलाते थे। यानी किस राजवंश के शासक सीसे के सिक्के चलाते थे? सातवाहन वंश के शासक। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। यानी जब सोने के सिक्के चलाए गए तो भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने चलाए? इंडो ग्रीक, शक, पल्लव या कुषाण। तो इसमें से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडो ग्रीक यानी हिंदी में अगर बात करें तो इन्हें हम कहते हैं यमन शासक। यमन शासकों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। ऑप्शन आपके पास मिनांडर, कनिष्क, गोंदोफर्मिस या कुषाण। तो इसमें से राइट ऑप्शन बताना है आपको। तो गाइस, इसमें से सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। गोंदोफर्मिस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। यानी गुप्त वंश का जो स्थापना हुई उसकी स्थापना किसने की थी? घटोत्कच गुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या रामगुप्त। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है आपको कमेंट करके बताना है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। यानी गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है तो श्रीगुप्त नहीं होगा, वो क्वेश्चन ही आपका अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। यानी जो पहले के शासक थे वो कोई ना कोई उपाधि धारण करते थे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि महाराजा धीराज की जो उपाधि थी वो किस शासक ने धारण की थी? श्रीगुप्त ने, घटोत्कच गुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने या समुद्रगुप्त ने। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो गुप्त वंश के थे और उन्होंने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है। यानी कविराज की जो उपाधि दी गई है या कविराज जिसे बोला गया है वो किस गुप्त शासक को बोला गया है? समुद्रगुप्त को, रामगुप्त को, स्कंदगुप्त को या कुमारगुप्त को। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है आपको कमेंट करके बताना है और खुद एनालाइज भी करना है कि इनमें से आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है और एग्जाम में पकड़ भी आपकी अच्छी है। तो यहाँ आप कमेंट करके बताइए। तो गाइज, यहाँ जो आपका ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे फोकस कीजिए कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या कुमारगुप्त। यहाँ बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इनका जो स्तंभ लेख है वो आपका इलाहाबाद में बना हुआ है। तो अगर आपसे स्तंभ लेख के बारे में बात कर ली जाए तो वहां भी समुद्रगुप्त का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। यानी जो राजा मेघवर्मन था वो श्रीलंका का राजा था और उसने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। ऑप्शन है आपके पास समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या उपगुप्त। तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो गाइस इसमें से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि श्रीलंका के जो राजा मेघवर्मन थे उन्होंने समुद्रगुप्त से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चीनी यात्री फायान किस शासन काल में भारत आया था। यानी जो चीनी यात्री था फायान जिसका नाम था वो किसके शासन काल में भारत आया था। तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन आपके पास समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो इसमें से आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो चीनी यात्री फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दूसरा नाम था वो विक्रमादित्य भी था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। यानी कोई कारण रहा होगा, किसी कारणवश उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन पूछ रहा है आपसे राजा बनने के उपलक्ष्य में, हूणों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, शादी करने के उपलक्ष्य में या शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो गाइस इसमें से डी ऑप्शन जो है वो आपको सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे। यानी जो गुप्तकालीन नवरत्न वो किस शासक के दरबार में थे वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके दरबार में नवरत्न थे। यानी नवरत्न मतलब होता है 9 लोगों का ऐसा समूह जो बहुत ही ज्यादा अच्छे पद पे थे, बहुत उनके अंदर क्वालिटीज थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे और ये क्या था गुप्तकालीन शासक थे। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। यानी आपके पास यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उनमें से पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट आपके पास दिया है मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। तो ये एकदम राइट ऑप्शन है। यानी जो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ए ऑप्शन में, ये एकदम करेक्ट है कि मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर आपसे कह रहा है कि भारत पर हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ। ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि ये ऊपर के जितने भी स्टेटमेंट आपके दिए हैं सब सही हैं। तो 166 क्वेश्चन नंबर के बिहाफ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था। यानी गुप्त काल में जो सोने के सिक्के चलाए गए थे उन्हें क्या कहा जाता था। उस टाइम गुप्तकालीन में उन्हें किस नाम से जाना जाता था। दिनार, रूपक, कारछापड़ या निष्क। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्हें किस नाम से जाना जाता था। दिनार के नाम से जाना जाता था। लोग दिनार बोलते थे, सोने के सिक्के नहीं कहते थे, दिनार कहते थे। यहाँ ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। जो मंदिर निर्माण की कला का स्टार्टिंग हुई, लोगों ने मंदिर निर्माण की कला का और भी अधिक प्रचार प्रसार किया, मंदिर कला का और ज़्यादा विस्तृत रूप सामने आया, वो कब हुआ था। मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या सैंधव काल में। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुप्त काल में मंदिर कला निर्माण की कला का जन्म हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है। यानी जो गुप्त काल था तो कई सारे जो आर्ट थी वो सामने आई, क्योंकि गुप्त काल में बहुत ज़्यादा आर्ट का फोकस किया गया। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी स्थापना सबसे ज़्यादा मेन मानी जाती है। पहला है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दूसरा है तिगवा का विष्णु मंदिर, चौथा है भीतरगांव का मंदिर, या चौथा है आपको भूमरा का शिव मंदिर। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो गाइस इसमें से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो गुप्त स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। यानी गुप्त काल में ये जो रचना की गई थी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर बनवाया गया था, बहुत ज़्यादा इसको आगे बढ़ाया गया, बहुत ज़्यादा मान दिया गया, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से बनाया गया था। इसमें गुप्त काल की कला का बहुत ज़्यादा अच्छे से विस्तृत हुआ, अच्छे से दिखाया गया, प्रस्तुतिकरण हुआ। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए। यानी अलग अलग शासकों ने सोने के सिक्के चलाए, लेकिन यहाँ ये पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए। गुप्त काल में, कुषाण काल में, वर्धन काल में या मौर्य काल में। तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो गुप्त काल के लोग थे, जब गुप्त काल स्टार्ट हुआ था तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में ही चलाए गए थे। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी। यानी हर्षवर्धन जो राजा था, जब ह्वेनसांग भारत आया था तब हर्षवर्धन ही राजा था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। थानेश्वर, पाटलिपुत्र, उज्जैन या कन्नौज। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो गाइस इसमें जो ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी थी थानेश्वर। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। मैंने आपको जब 171 यानी इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब किया तो उसमें बताया कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था भारत। ऑप्शन आपके पास चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या राजवर्धन। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने, हरिसेन ने, रवि कीर्ति ने या कालिदास ने। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसमें से जो बी ऑप्शन वो एकदम करेक्ट है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? ऑप्शन है आपके पास पुलकेशिन प्रथम, अमोघवर्ष, पुलकेशिन द्वितीय या देवपाल। तो इसमें से सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता। यानी कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ, लास्ट में जीत किसकी हुई? पाल शासकों की, प्रतिहार शासकों की, राष्ट्रकूटों की या चालुक्यों की। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध को लास्ट में प्रतिहारों ने जीता, प्रतिहारों की जीत हुई थी। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने, इंद्र प्रथम ने, इंद्र तृतीय ने या कृष्ण तृतीय ने। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम सही है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने कराया था। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्थानीय सुशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? यानी स्थानीय सुशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी, किसके प्रशासन की ये कैरेक्टरिस्टिक थी? चेरों की, पल्लवों की, चोलों की या पालों की। तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो ये जो सी ऑप्शन है आपका चोलों की, यानी स्थानीय सुशासन जो था, जो प्रॉपर्टी थी वो चोलों के शासन की प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा गया है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या अजातशत्रु को। तो यहाँ आपको सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का शासनकाल था तो उनके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट
क्वेश्चन पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी अगर आपसे पूछ लिया जाता कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने समाप्त किया था, किसने गिराया था, तो यहाँ आपका ऑप्शन अलग हो जाता। लेकिन यहाँ आपसे ये पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आपके पास स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त। तो इसको आप इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो गाइस इसमें जो बी ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, तो यहाँ बी ऑप्शन सही है। लेकिन जो मोहम्मद बिन बख्तियार था उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, जो एक मुस्लिम शासक था। तो अगर यहाँ आपसे पूछ लिया जाता कि नालंदा विश्वविद्यालय को गिराया किसने था, बर्बाद किसने किया था, तो वहाँ आपका मोहम्मद बिन बख्तियार सही हो जाता। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राजतरंगिणी के रचयिता कौन है। कालिदास, कल्हड़, बाल भट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो जो बी ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। राजतरंगिणी जो रचना है वो कल्हड़ की रचना है। कल्हड़ है राजतरंगिणी के रचयिता। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी यानी राजतरंगिणी जो रचना है, जो कल्हड़ की रचना है, उसमें किसके इतिहास का वर्णन किया गया है। विजयनगर साम्राज्य की, राजगृह, कश्मीर की या पाटलिपुत्र की। तो गाइज यहाँ आपका सी ऑप्शन सही है कि जो कश्मीर का इतिहास है उसकी इसमें वर्णन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है राजतरंगिणी में। किसकी रचना है वो, कल्हड़ की रचना है। इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। नरसिंह प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, राजेंद्र प्रथम ने या राजराज प्रथम ने। तो आपको इसमें से जो राइट ऑप्शन है कमेंट करके बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो यहाँ जो डी ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया है, राजराज प्रथम ने कराया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, यानी किसने किया था। ऑप्शन आपके पास मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद हज्जाल, महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी। तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो जो ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए, यानी महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किए थे तो कुल कितने आक्रमण किए थे टोटल, 15, 16, 17 या 19। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो यहाँ सी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के जो आक्रमण किए थे उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण कौन सा था। बहिंद पर आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण, कालिंजर पर आक्रमण या नारायणपुर पर आक्रमण। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोमनाथ पर आक्रमण। और सोमनाथ का जो मंदिर है उसमें से बहुत सारा धन वो जो महमूद गजनवी था वो लूट के ले भी गया था, बहुत ज्यादा लूटपाट की थी। तो इस वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण माना जाता है कि सबसे ज्यादा लूटपाट आपके सोमनाथ पर जब आक्रमण हुआ था तभी हुआ था। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय जब विद्वान अल-बरूनी आए थे उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, यानी महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन आपके पास किताब उल रहला, शाहनामा, राजतरंगिणी या किताब उल हिंद। तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी, किताब उल हिंद की। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किताब उल हिंद किसकी रचना है, अल-बरूनी की रचना है, जो महमूद गजनवी के समय जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उन्हीं के साथ वो भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ऑप्शन आपके पास पृथ्वीराज चौहान, मूलराज प्रथम, मूलराज द्वितीय या जयचंद। तो इसमें से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो मूलराज द्वितीय थे उन्होंने
मोहम्मद गौरी को क्या किया था, पराजित किया था। और ये पहले शासक थे भारत के जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित भी किया था। तो यहाँ सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शाहनामा एक रचना है, ये किसकी रचना है, यानी शाहनामा के रचयिता कौन है, फिरदौसी, उतबी, अमीर खुसरो या अलबरूनी। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो गाइस इसमें से ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। शाहनामा किसकी रचना है, फिरदौसी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी, यानी पोलो एक गेम है, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी। इल्तुतमिश की, बलबन की, कुतुबुद्दीन ऐबक की या अलाउद्दीन खिलजी की। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो सी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो एक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, उसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था, यानी कुतुब मीनार जो आज भी आपका प्रेजेंट है इंडिया में, उसका निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था। निजामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोहम्मद गौस या सलीम चिश्ती। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसमें से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी, महिला शासिका। चांद बीबी, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम या नूरजहां। तो यहाँ बी ऑप्शन एकदम सही है। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका यानी महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी। ये बहुत टाइम तक आपकी शासिका नहीं थी, आफ्टर सम टाइम इन्हें राज सिंहासन से हटा दिया गया था। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की, मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोधी ने या इल्तुतमिश ने। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसमें से डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि जो इक्तादारी प्रथा है किसने प्रारंभ की थी, इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी। तो इसका राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की किसने शुरुआत की थी, बलबन ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या इनमें से किसी ने भी नहीं। तो आपको राइट ऑप्शन कमेंट करके बताना है। तो गाइज यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की जो स्टार्टिंग हुई थी वो बलबन ने की थी। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। ऑप्शन आपके पास इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोधी। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो गाइज इसमें से जो आपका सी ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि बाजार नियंत्रण की व्यवस्था जो लागू की गई थी वह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि तूती ए हिंद यानी हिंद का तोता किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को, अलबरूनी को, अबुल फजल को या बदायूनी को। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही है। जो अमीर खुसरो थे उन्हें हिंद का तोता कहा जाता था। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की, यानी पहले मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी दिल्ली थी, फिर उन्होंने दिल्ली से ट्रांसफर करके दूसरी जगह अपनी राजधानी बनाई थी। तो वही आपसे पूछा गया है कि जो दूसरे स्थान को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया वो कौन सा था, लाहौर, आगरा, कराची या दौलताबाद। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो गाइज यहाँ जो डी ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर कहाँ की थी, दौलताबाद में की थी, यानी इनकी सेकंड राजधानी दौलताबाद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, यानी किताब उल रहला का लेखक कौन था, इब्न बतूता था, और वो कहाँ का निवासी था ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास सऊदी अरब, मोरक्को, तुर्की या पुर्तगाल। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है इसमें से। तो यहाँ जो बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, मोरक्को का निवासी था। तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। दीवान ए अमीर को ही एक विभाग था और इस विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, सिकंदर लोधी ने, बहलोल लोधी ने। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। तो गाइज यहाँ जो आपका ए ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि दीवान ए अमीर को ही जो एक विभाग था उसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। यानी किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर लगाया तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने या सिकंदर लोधी ने। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले सिंचाई पर जो कर लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था और ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, शेर शाह ने, शाहजहां ने। इनमें से 4 ऑप्शन है आपके पास जो मैंने आपको बता दिए। आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। और तो गाइस इसमें से जो ए ऑप्शन वो आपका सही हो जाएगा कि सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और वो भी ऐसे क्वेश्चन से जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो की तो आप कमेंट करके आप अगर कमेंट करेंगे, ज़्यादा कमेंट आएंगे लोगों की, ज़्यादा डिमांड होगी तो मैं आपको फ्री में PDF भी प्रोवाइड करा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इससे आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।